नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। खबर चालीसा यानी कि एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको दिन भर की हर हलचल मिलती है एक जगह एक स्क्रीन पर, वो भी फटाफट अंदाज में। शुरुआत हम करेंगे कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति और बुलेटिन के दूसरे हिस्से में यानी ब्रेक के बाद होती हैं राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। बाजार की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। बाजार आज मजबूत शुरुआत के साथ बेहतर ट्रेंड्स दिखाते नजर आए, लेकिन सेकंड हाफ में बिकवाली हावी हो गई। जानकारों के मुताबिक बाजार के हाई बनाने के बाद मुनाफा वसूली का असर हुआ। सेंसेक्स में भी कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई और ये 52,500 के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद सभी फाइनेंशियल शेयर और रिलायंस जैसे हैवी वेट शेयरों में गिरावट के चलते 52,000 के नीचे लुढ़क कर बंद हुआ। अंत में सेंसेक्स 334 अंक गिरकर 51,942 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 105 अंक टूटकर 15,635 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी और ऑटो शेयरों में भी भारी बिकवाली हुई। आज निफ्टी के करीब सभी सेक्टर इंडेक्स में कमजोरी रही। निफ्टी मीडिया में 2% से ज्यादा की गिरावट हुई। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स और इन्फोसिस निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश करते नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस में बिकवाली का दबाव रहा। निफ्टी पर पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ और टाइटन समेत 11 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 39 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी फार्मा गिरावट के साथ बंद हुए। मॉनसून सीजन की शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। खरीफ फसलों की एमएसपी में अच्छी बढ़ोतरी की गई है। धान की एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। तिल की एमएसपी में सबसे ज्यादा 452 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तुअर और उड़द की एमएसपी 300 रुपए बढ़कर अब 6,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। देश में अब खरीफ फसलों की बुआई शुरू होने वाली है। इसके पहले खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इधर सरकार ने रेलवे को 4G स्पेक्ट्रम आवंटन में मंजूरी दी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। इससे रेलवे की सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही संचार और सिग्नलिंग में भी असर पड़ेगा। इससे रेलवे में ऑटोमेटिक सिक्योरिटी की व्यवस्था मजबूत होगी। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। इसी घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेलवे में सिग्नल मॉडर्नाइजेशन और 5G स्पेक्ट्रम इंप्लीमेंटेशन पर अगले 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मुहैया कराया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर की चिंताओं के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशकों का रुझान बना हुआ है। लगातार तीसरे महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में ग्रोथ रही। मई में इक्विटी स्कीम्स में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। अप्रैल में म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों में 3,437 करोड़ का निवेश हुआ था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री संगठन AMFI के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश के मुताबिक लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में कुछ ओवर आउटफ्लो देखने को मिला, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। The overall outflow is around 38,000 net. That is mainly because of the outflow in the liquid and overnight funds, so nothing to worry there. So overall I would say that the mutual funds are doing well. The number of folios have crossed 10 crore, and if you look at the equity inflows for this month,
the equity inflows is crossed 10,000 crore. इधर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक रिकवरी पर असर पड़ा है। मंत्रालय के मुताबिक दूसरी लहर से आर्थिक रिकवरी धीमी हुई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। आपको बता दें कि कल ही वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के भारत के ग्रोथ अनुमान को 10.1% से घटाकर 8.3% कर दिया था। इससे पहले रिजर्व बैंक ने भी जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाया था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि निवेश और डिमांड बढ़ाने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन करना होगा। सरसों तेल के मिलावट पर आज से पूरी तरह रोक लग गई है। सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक खाद्य तेलों के उत्पादन में सरसों तेल को मिलाने के बारे में पैकर्स को जो अनुमति या मंजूरी दी गई थी उसे वापस लिया गया है। अब सरसों तेल को दूसरे तेलों के साथ नहीं मिलाया जा सकेगा। जानकारों के मुताबिक इस फैसले से शुद्ध सरसों तेल की मांग बढ़ेगी और देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक कई ब्रांड के तेल में सिर्फ 20% ही सरसों का तेल होता है। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के चेयरमैन MR कुमार को 9 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। वो इसी महीने की 30 तारीख को रिटायर हो रहे थे। आज जारी आदेश में उन्हें 13 मार्च 2022 तक का एक्सटेंशन मिला है। अब वो 62 साल की उम्र तक चेयरमैन बन रहेंगे। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया। दरअसल अप्रैल में सरकार ने बीमा कंपनियों के चेयरमैन की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 62 साल कर दिया था। आपको बता दें LIC देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से MR कुमार को एक्सटेंशन मिला है। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। कल यानी मंगलवार को कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। आज दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। तेल कंपनियां 4 मई से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू कर चुकी हैं और सिर्फ 22 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल 20 दिन में 5 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर डीजल का भाव 99 रुपए 51 पैसे हो गया है। इसी तरह हनुमानगढ़, जैसलमेर सहित मध्य प्रदेश के रीवा और अनूपपुर में भी कीमतें 100 रुपए के करीब पहुंच गई हैं। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया है। अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिली है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति बुकेले ने बताया कि देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की पूछताछ बढ़ गई है। इधर मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव की हालत हो गई। वहीं ट्रेन की पटरियों पर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से काम पर जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इकट्ठा हुए बारिश के पानी की जल्द से जल्द निकासी की जाए और परिवहन की सेवाएं बहाल की जाएं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई महानगर क्षेत्र और कोंकण क्षेत्र में आज से 13 जून के बीच भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेलवे ने सभी रिलीफ ट्रेनों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। भारी बारिश होने पर ट्रैक पर पानी भरने की स्थिति में उससे निपटने और लोकल सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेलवे की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून की पहली बारिश से बेहाल मुंबई को संभालने वाली बीएमसी का सालाना बजट, आपको बताते साल 2021-22 के लिए बीएमसी का बजट 39,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो 2020 में 33,441 करोड़ रुपए का था। इस साल 16.74% बजट बढ़ाया गया, लेकिन मुंबई के हालात इस बजट से भी बदलते नहीं दिख रहे। बीएमसी के मेगा बजट में 1,232 करोड़ जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए दिया गया और 1,149 करोड़ रुपए का बजट तूफानी जल निकासी के लिए दिया गया। 1,060 करोड़ रुपए का बजट सीवेज डिस्पोजल के लिए, 1,600 करोड़ का बजट ट्रैफिक ऑपरेशंस, रोड, ब्रिज
के लिए आवंटित है, लेकिन सवाल वही कि बजट की ये रकम किस काम आती है जबकि हालात बिल्कुल नहीं बदले। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिर चुका है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई उन्हें। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियां क्षेत्रीय या किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है। बता दें कि जितिन प्रसाद यूपीए सरकार में 2008 से 2012 तक विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री पद संभाल चुके हैं और वो कांग्रेस में उपाध्यक्ष पद पर भी रहे थे। तो एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को जितिन प्रसाद ने बड़ा झटका जरूर दिया है। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल, वो भारतीय जनता पार्टी। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। इधर दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने पीएम आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की और यहां पर 45 मिनट की मीटिंग में बंगाल के सियासी हालात पर पीएम और शुभेंदु के बीच बातचीत हुई। शुभेंदु बोले कि बंगाल के विकास के लिए पीएम से समर्थन मांगा है। आपको बता दें, शुभेंदु ने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की, जिनके साथ शुभेंदु ने बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं पर चर्चा की। गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा की कई घटनाएं देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल बीजेपी में भी बड़ी टूट की आशंका जताई जाने लगी है। सूत्रों का कहना है कि बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय पार्टी से नाराज हैं। बता दें कि मुकुल रॉय कोलकाता में राज्य बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष द्वारा बुलाई गई बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। वहीं टीएमसी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी के 35 विधायक उनकी पार्टी में वापसी के लिए संपर्क में हैं। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव बीजेपी को मिली हार के बाद अब बीजेपी में फूट की आशंका दिखाई देने लगी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान नए कानूनों पर बातचीत के लिए सही तर्कों के साथ आए तो वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। तोमर ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। इधर आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। काफी लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी किसान पीछे नहीं हटे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, दोनों गृह राज्य मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएमओ और एमएचए के अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में कोरोना के थर्ड वेव से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर चुनाव, अमरनाथ यात्रा, नागरिकता संशोधन कानून के नियमों पर भी चर्चा संभव है। पीएम के साथ मीटिंग से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दोनों राज्य मंत्रियों के साथ बैठक की। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान लगातार चल रहा है। वैक्सीनेशन अभियान में मुख्य भूमिका निभा रहे कोविन पोर्टल को लगातार बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार ने कोविन पोर्टल में अब एक नया फीचर जोड़ दिया है। अगर आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में किसी तरह की गलती हो गई है तो आप पोर्टल के जरिए उसे ठीक कर सकते हैं। कोविन पोर्टल पर जाकर आप अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर दिए नाम, जन्म तिथि या लिंक को बदल सकते हैं। बस आपको कोविन की वेबसाइट पर जाकर अपनी समस्या बतानी होगी। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में आने वाली गलतियों से परेशान थे। सरकार ने उनके लिए गलतियों में सुधार करने का अब काम आसान कर दिया है। देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम कोरोना के नए केस आए हैं।
24 घंटे में 92,596 वायरस के नए संक्रमित आए और 2,219 लोगों की मौत हुई। देश में लगातार 27वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। बीते 24 घंटे में 1,62,000 लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13 लाख से भी कम हो चुकी है। देश भर में कोरोना से मृत्यु दर 1.21% है, जबकि रिकवरी रेट 94% से ज्यादा हो गया है। वहीं कोरोना रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 24 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर उठे सवाल को अब केंद्र सरकार ने शांत कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक निजी अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन की अधिकतम कीमत 780 रुपए प्रति डोज होगी। वहीं कोवैक्सीन की अधिकतम कीमत 1410 रुपए प्रति डोज तय की गई है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की अधिकतम कीमत 1,145 रुपए प्रति डोज फिक्स की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविन पोर्टल पर भी कोरोना वैक्सीन रेट को अपडेट करेगा। साथ ही केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वैक्सीन की तय रेट को सही तरीके से अमल कराया जाए। आपको बता दें, वैक्सीन की तय रेट में 150 रुपए का सर्विस चार्ज शामिल है, इसलिए निजी अस्पताल अलग से सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कोलकाता सचिवालय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने इस दौरान किसानों का बड़ा मुद्दा उठाया। टिकैत ने कहा कि हम ममता दीदी से आग्रह करने आए हैं कि आपने अपने बड़े दुश्मन को हराया और अब आप ऐसा मॉडल तैयार करें जिसे सब फॉलो करें। राकेश टिकैत की मुलाकात से पहले बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि हम चुनावी जीत के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद देने के साथ किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित MSP दिलाने के लिए कदम का उनका समर्थन करते हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां ने अपनी शादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पति से अलगाव की खबरों के बीच नुसरत ने कहा कि कारोबारी निखिल जैन के साथ उनकी शादी वैध नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी शादी तुर्की के कानून के मुताबिक हुई, जो कि भारत में वैध नहीं। नुसरत ने कहा कि अंतर धार्मिक शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट की वैधता जरूरी है, जो इस मामले में नहीं हुआ। ऐसे में जब शादी वैध नहीं तो फिर तलाक का सवाल नहीं उठता। कारोबारी निखिल जैन से जून 2019 में नुसरत जहां की शादी हुई थी। नुसरत ने एक बयान जारी कर कहा कि हम काफी पहले से एक दूसरे अलग हो गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ पिछले 2 दिनों से सर्दी बुखार से पीड़ित हैं। उनमें बुखार के अलावा कोरोना संक्रमण के बाकी लक्षण भी दिखे। कमलनाथ सुबह 10 बजे मेदांता अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती किया, लेकिन कमलनाथ की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसे में करीब 17 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बस और लोडर के बीच सीधी टक्कर की वजह से हुआ। कानपुर सड़क हादसे पर राष्ट्रपति ने भी दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं हादसे पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क दुर्घटना से मन द्रवित है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया है। हरियाणा के रोहतक में राज्य स्तरीय बॉक्सर रह चुके कामेश की सोमवार को चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने में कामेश की जान गई। वहीं इस मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आरोपी अब तक फरार हैं। हत्या की यह घटना CCTV में कैद हो गई। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से कई लोग मिलकर कामेश के साथ मारपीट कर रहे हैं और एक युवक चाकू से वार करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कामेश राज्य स्तरीय बॉक्सर भी रहा और साथ ही फिलहाल मॉडलिंग भी कर रहे थे। 5G पर पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज कर दी, फिर उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया। इसके बाद जूही ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक बार फिर अपनी बात कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रही हैं कि आखिर उनकी चिंता हकीकत में थी क्या। इस वीडियो में जूही ने कहा कि वो 5G के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो इसका स्वागत करती हैं। वो बस ये पूछ रही हैं कि जो अथॉरिटी है वो ये सर्टिफाई कर दे कि 5G सेफ है। विकी कौशल और कटरीना कैफ के रिश्ते में होने की चर्चा काफी लंबे वक्त से है। हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अब अनिल कपूर के बेटे और एक्टर हर्षवर्धन कपूर ने हाल ही में ये कंफर्म कर दिया कि विकी और कटरीना कैफ रिलेशनशिप में हैं।
एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन से जब पूछा गया कि वो इंडस्ट्री में किसके रिलेशनशिप की खबरों को सच या फिर पीआर का काम मानते हैं, इसके जवाब में हर्षवर्धन ने कहा कि विक्की और कटरीना साथ हैं और ये सच है। महानायक अमिताभ बच्चन करीब 4 साल बाद एक बार फिर राम गोपाल वर्मा की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामू ने एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसे बनाने की प्लानिंग वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया है और कहा जा रहा है कि बिग बी ने न केवल प्रोजेक्ट पसंद किया है बल्कि उन्होंने इसके लिए सहमति भी जता दी है। रामू फिलहाल दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर बेस्ड वेब सीरीज डी कंपनी पर काम कर रहे हैं जो डिजिटली रिलीज होगी। दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को कुछ दिनों पहले सांस लेने में दिक्कत की वजह से मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब हाल ही में दिलीप कुमार का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने उनकी हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार की हेल्थ में सुधार हो रहा है लेकिन अभी भी वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इसके पहले रविवार को डॉक्टर पारकर ने कहा था कि दिलीप कुमार की हालत स्थिर है, भले ही वो आईसीयू में है लेकिन वेंटिलेटर पर नहीं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और घर वापस लौटें। यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा ने वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कर दी है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों के काम पर वापस लौटने के लिए बेहद जरूरी थी। इसके पहले चरण में कम से कम 4000 कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। यशराज फिल्म्स ने संकल्प लिया है कि वो सिने एम्प्लॉयज फेडरेशन के 30,000 रजिस्टर्ड सदस्यों का वैक्सीनेशन कराएंगे। वायरएफ के सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन पहले ही कराया जा चुका है। मंगलवार से फिल्मों के क्रू मेंबर्स को टीके लगने शुरू हुए। भारत के सबसे बड़ी फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अब प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 विदेशी प्लेयर ही खेल पाएंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक फील्ड पर एक समय में कम से कम 7 भारतीय खिलाड़ी होने चाहिए। कोच और प्लेयर सिलेक्शन गाइडलाइंस ऑफ फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ने नए नियम जारी किए हैं। इससे इंटरनेशनल फुटबॉल में भारत के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिल सकता है। पिछले सीजन के नियम में फ्रेंचाइजी में कम से कम 6 भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने की इजाजत थी। सागर मर्डर केस में आरोपी पहलवान सुशील कुमार अब जेल में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इसको लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट में दायर याचिका में प्रोटीन शेक और एक्सरसाइज बैंड की मांग की है। ऐसा लग रहा है मानो वो टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। सुशील 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं। 2012 लंदन ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर और 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी नॉन ब्रांडेड किट में उतरेंगे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन की कंपनी ली निंग के किट को हटाने का फैसला किया है। अभी किसी दूसरी कंपनी से समझौता नहीं किया गया है। आईओए ने हाल ही में 23 जुलाई से होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए ली निंग का किट लॉन्च किया था। चीन के साथ हाल फिलहाल भारत के खराब संबंध को देखते हुए फेडरेशन ने इसको लेकर काफ़ी एसोसिएशन की आलोचना हुई थी और खेल मंत्रालय की ओर से भी ये सुझाव दिया गया था कि चीनी कंपनी को छोड़ देना चाहिए। 2032 के ओलंपिक गेम्स कहां होंगे ये अगले महीने तय होगा, लेकिन इसके पहले गुजरात ने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी है। इतने बड़े आयोजन के लिए अहमदाबाद गांधीनगर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की तैयारी है। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने ओलंपिक स्टैंडर्ड के मुताबिक स्पोर्ट्स और नॉन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए टेंडर जारी किया। जिस भी एजेंसी को यह काम मिलेगा उसे अगले 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। दरअसल 2028 तक के ओलंपिक मेजबान तय हो चुके हैं। 2032 के मेजबान की बिड अगले महीने खुलने वाली है। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव को हराकर लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है। वो चौथी बार फ्रेंच ओपन के टॉप 4 में पहुंचे हैं। वहीं जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। और चलिए खबर 40 में इतना ही। आगे देखिए बाजार आज और कल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।